Good morning everyone. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. Ranjita. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में विच इज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तरह तरह के हो सकते हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे लिए किस तरीके से हार्मफुल होते हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। आप, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 और क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना तो उनके लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा चैनल ज्वाइन करें तो प्लीज़ स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें और जो एक फेक अकाउंट भी है उससे ज़रा आप बच कर रहें। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो कि हमें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देंगे, मतलब हम अपनी आँखों से उनको नहीं देख पाएंगे। अगर हम अपनी सिर्फ आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एनवायरनमेंट में नज़र नहीं आते, तो उनको, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन भी यही कहता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इतने छोटे हैं, टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज़। वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आएंगे। वो हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह पे रहते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड एनवायरनमेंट हो, चाहे वो नीचे गहराई हो, चाहे पैसिफिक ओशन की मरियाना ट्रेंच हो, चाहे वो आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल की बात करें हम, जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, चाहे हम हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, वहाँ तक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये बहुत तरह तरह के एनवायरनमेंट में, मार्शी लैंड्स, इन सभी जगह पर पाए जाते हैं तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट है? वो एयर में भी रहते हैं, वो पानी में भी रहते हैं, वो बॉडी के अंदर भी रहते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं। दे में भी वो किस तरीके के हो सकते हैं? वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मतलब उनकी जो बॉडी है वो एक सेल से भी बनी हो सकती है। सेल मतलब कोशिका, एक कोशिका से भी बनी हो सकती है उनकी बॉडी, जैसे कि अमीबा। वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से भी उनकी बॉडी बनी हो सकती है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या हम किस किस को हम इंक्लूड करते हैं? हम बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, फंगस को इंक्लूड करते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड किए जाते हैं। वायरस जो है, देखिए वायरस जो है वो जो हमने अभी ऊपर बात किया उनसे थोड़ा सा अलग होता है। ऑल्दो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। वायरस भी सब जगह पे मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अभी जो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंगस वगैरह, एल्गी, इन सब से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी हम माइक्रोब में बोलेंगे, लेकिन इसकी कैटेगरी हमेशा इन सबसे अलग रहेगी। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि अगर आप इटसेल्फ अगर सिर्फ वायरस को देखते हैं, देखिए अगर आप सिर्फ बैक्टीरिया को देखते हैं, फंगस को देखते हैं, एल्गी को देखते हैं, तो वो ऑन इट्स ओन, मतलब इनका खुद का एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पर, वो खुद आपको एक लिविंग एंटिटी की तरह दिखाई देंगे। बट इन केस ऑफ वायरस, अगर आप वायरस को बिल्कुल अलग देखेंगे, एक वायरस को अलग से निकाल के, तो वो एक लिविंग एंटिटी नहीं होता। वायरस तभी लिविंग बनता है जब वो होस्ट जो भी होगा, होस्ट के डीएनए या आरएनए के साथ मिल जाता है। ठीक है, वो जैसे भी वायरस होते हैं, वायरस की कैटेगरीज होती हैं, तो आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, तो वो होस्ट जिसके भी बॉडी में अटैक करेगा या जिसके भी बॉडी में वो रहता है, उसी की बॉडी के अकॉर्डिंग वो उसी की सेल्स को यूज़ करता है, मतलब उसी की सेल्स के अकॉर्डिंग उसको बोला जाएगा कि वो जिंदा है। अगर आप वायरस को बाहर निकाल के देखेंगे तो वो पूरी तरीके से जिंदा नहीं होता, इसीलिए वायरस को हम अलग से क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वायरस जो है वो इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ नहीं आता, वो उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है और वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। एनवायरनमेंट में जो वायरस पड़ा हुआ आपको मिलेगा वो लिविंग नहीं होता, वो लिविंग तभी होता है जब वो किसी की होस्ट की बॉडी के अंदर होगा। फाइन, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये हायर क्लासेस में 9th 10th जो हम क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको वायरस का पूरा मैकेनिज्म अलग से पढ़ाऊंगी। प्रेजेंटली हम क्लास 8 की एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
तो मैंने आपको बता दिया वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो होस्ट कोई भी हो सकता है, वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो कोई और बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसकी सेल को भी वो यूज़ कर लेता है। तो वो कुछ भी होस्ट हो सकता है, लेकिन अपने आप से वो जिंदा नहीं होता। तो हम अगर कॉमन एलिमेंट्स की कुछ बीमारियों की बात करें, जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या किससे होते हैं? वायरस से। और आजकल जो है पेंडेमिक जो कोविड है वो भी फैला हुआ है, किसकी वजह से? वायरस की वजह से। वायरस बहुत सारी सीरियस डिजीजेज भी करता है, पोलियो, चिकन पॉक्स और कोविड जैसी सीरियस डिजीजेज भी वायरस की वजह से ही होती हैं। तो वायरस के बारे में बहुत डिटेल में हम किसी और चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हमने अभी पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग कैटेगरी हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, ये सब हैं। तो अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी क्या होती है? एल्गी जो होते हैं वो एक तरीके के प्लांट में हम उसको क्लासीफाई करते हैं। हम प्लांट में उसको क्यों क्लासीफाई करते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। हम क्यों कहते हैं इसको प्लांट? क्योंकि ये ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप का मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है। और क्यों बनाता है, कैसे बना पाता है अपना खाना खुद? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। तो एल्गी जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑल्दो हम इसको एनिमल के कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इसको हम प्लांट के कैटेगरी में डालेंगे। तो ये प्लांट है बिकॉज इट इज ऑटोट्रॉफ, ये अपना खाना खुद से बनाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और इसकी जो बॉडी है इट इज़ नॉट, बट इसकी जो बॉडी है उसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स ये नहीं होंगे, इसलिए ये ट्रू प्लांट नहीं बोलते हम इसको। ट्रू प्लांट भी नहीं बोलेंगे, मतलब ये प्लांट भी नहीं है प्रॉपर, ये एल्गी एक अलग ही कैटेगरी होती है। बट अगर हम सिमिलैरिटी देखें इसकी तो ये प्लांट से सिमिलर होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ओके, ये कहाँ हमको मिलता है? एक्वेटिक होगा ये, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे ये हमको एल्गी देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एल्गी का आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है। पानी आप जब आप देखते हैं तो वो हरे हरे रंग का हमको दिखाई देता है। तो आप जो देखेंगे वो पतली सी परत जो होती है वो हरे रंग की, वो हरा किस वजह से है? वो एल्गी की वजह से। ये जो पतली हरे रंग की जो परत दिख रही है आपको, दिस इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये एल्गी है, ये बहुत कॉमनली आपको दिखाई देगा, बरसात के दिनों में काफ़ी जगह पे आपको मिल जाती है एल्गी। तो एल्गी क्या है? एल्गी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉप है। बट ट्रू प्लांट के अलग है ये, क्योंकि ट्रू प्लांट में क्या होता है? उसका रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होगी। बट एल्गी के पास ये सब नहीं होता। ओके, फिर हमने बात किया था बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरियाज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं। दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड दे आर प्रोकैरियोटिक। ये दो तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, ये बहुत ही प्रिमिटिव है, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने का सेल है। मतलब क्या है पुराने ज़माने से? देखिए जब अर्थ के ऊपर सबसे पहले जीवन पॉसिबल हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जब अर्थ बनी तभी जीवन पॉसिबल हुआ। अर्थ के बनने के काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद में जाके, अर्थ की लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है, लेकिन जीवन की लाइफ उतनी पुरानी नहीं है। ठीक है, जीवन उसमें काफ़ी सालों के बाद आया है। तो जब अर्थ बन गई, अर्थ के ऊपर प्रॉपर कंडीशंस आ गए, उसमें पानी आ गया, उसमें एटमॉस्फेयर बन गया, एटमॉस्फेयर के अंदर पूरी गैसेस का कॉम्पोजिशन वैसा बन गया जैसा अभी है, तो तब जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आए तो उनकी सेल्स जो थी अभी जैसी कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। इनिशियली क्या थे? इनिशियली बहुत ही सिंपल तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे अर्थ पर, जिनकी जो कोशिकाएं होती थी वो बहुत ही सिंपल होती थी। तो बैक्टीरिया उसी में से है, प्रोकैरियोटिक है उसकी सेल। उसकी जो कोशिका है वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे, जैसे स्टार्टिंग में बहुत ही आरंभ में जैसे बनती थी कोशिकाएं, वैसी कोशिकाएं अब जो बनती है। अभी जो एडवांस जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, एडवांस प्लांट्स की बात करें हम, और एनिमल्स की बात करें, तो उनकी सेल क्या है? उनकी बहुत कॉम्प्लेक्स सेल होगी, उनकी सेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बट बैक्टीरिया के सेल में क्या है? बैक्टीरिया के सेल में बस काम के चीज़ें होते हैं, बहुत प्रिमिटिव तरीके का सेल होता है, उसे हम इसलिए प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस जो है हम आगे एडवांस एनसीईआरटीज 9th की जो एनसीईआरटी आएगी उसमें पढ़ेंगे। फाइन। तो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बाद उसका क्या नाम है? उसका नाम है फंगस। तो फंगाई है तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है? अब हमने बात किया था एल्गी के बारे में, तो एल्गी क्या था? एल्गी के अंदर क्लोरोफिल था। बट फंगस में क्या होता है? फंगस के अंदर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। फंगस में कोई क्लोरोफिल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में आपका पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है।
कि फंगस के अंदर ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, फंगस के अंदर नहीं होता, तो आपको पता रहेगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इनके अंदर क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते, खुद खाना नहीं बना सकते, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। फंगस को हमें, आप याद करिए पुराना चैप्टर मैंने आपको बताया था, फंगस क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, है ना। मतलब कि ये इस तरीके के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ये क्या करेंगे, जो जिस भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो कोई खाना हो, एनिमल सेल हो, उसको वो क्या करते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं और उसे फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मैंने आपको बताया था, सैप्रोफाइट्स होते हैं, क्लास 7 में हमने पढ़ा था। ओके, तो फंगस क्या था, अलग तरीके का एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर हम एक टर्म यहाँ पे पढ़ते हैं इस चैप्टर में, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती थी, एंटीबायोटिक्स होती हैं दवाइयाँ जिससे हम क्या करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। तो वो उस तरीके की दवाइयाँ, इन दवाइयों को भी हम मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं स्लाइड में, आप देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या हो सकता है, कोकस भी हो सकता है, बैसिलस भी होता है, स्पाइरेलियम। कोकस मतलब जो गोल गोल होगा, बैसिलस मतलब जो रॉड की शेप में होगा, ऐसे रॉड शेप में होगा, और स्पाइरेलम जो स्पाइरल शेप में होगा, ठीक है। फंगस जो हो सकती है, ब्रेड के मोल्ड पे भी आपने देखी है, पेनिसिलिन जो होती है उससे एंटीबायोटिक्स बनती है ना। जो अमॉक्सी होती है, जो इतनी इंपॉर्टेंट दवाई है, वो पेनिसिलियम जो है ये एक एंटीबायोटिक भी बनाती है। एस्परजिलस भी फंगस है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, अमीबा जैसे कि एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम एक पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोआ हैं, इससे बीमारियां भी फैलती हैं। एल्गी क्या होती है, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये इनके एल्गीज के नाम दिए गए हैं। ओके, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिया गया कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन सब में क्या क्या ये होते हैं। ये अब आप देखिए, ये वाला चार्ट आपने देखा, एल्गी मैंने आपको दिखाया था। फिर इसमें शेप ऑफ द बैक्टीरिया दिखाया गया, वही कोकस मतलब राउंड शेप, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस मतलब राउंड राउंड शेप, बैसिलस का क्या मतलब होगा, रॉड शेप होगा, स्टेफाइलोकोकस देखिए सब राउंड राउंड शेप होगा, रॉड शेप बैसिलस, बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरल शेप को स्पाइरेला, ठीक है। ये इनका नाम इस तरीके से ज़्यादा। देखिए साइंस में, जो मैंने आपको पहले भी हमेशा बताती हूँ, साइंस को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उसका नॉमेनक्लेचर जो होता है, उसके जो नाम रखे जाते हैं वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रखे जाते हैं। तो उनका मतलब होता है, जब भी किसी का जैसे कोकस लगेगा तो सब लोग समझ जाएंगे कि ठीक है, ये एक राउंड शेप का बैक्टीरिया होगा। इसमें मतलब ऑब्जेक्टिविटी बनाने के लिए इस तरीके का नॉमेनक्लेचर किया जाता है साइंस के केस में, ताकि सबको कहीं पे भी समझ सके वो। फिर आप इस स्लाइड में देखिए, बैक्टीरिया जो होता है वो यूज़फुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी होता है। फंगस भी यूज़फुल हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। हार्मफुल फंगस के बारे में आजकल आप सुन रहे हैं, म्यूकोर फंगस आ रही है, कैंडिडा फंगस आ रही है। यूज़फुल फंगस कौन सी होती है, यीस्ट होती है, जिससे ब्रेड बनाते हैं। तो यूज़फुल बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। हार्मफुल तो हमें पता ही है, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। नहीं, यहाँ पे ये नहीं आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस आएगा यहाँ पे। प्रोटोजोआ यूज़फुल भी हो सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी के हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, वो हमारे किस किस तरीके से काम आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो बहुत ही कॉमन है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या काम करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, ये दूध से दही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है। तो ये जो होता है इतना अच्छा बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाता है। ये हमारी गट में, मतलब हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, दही हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल एक मटेरियल है। तो ये इतना फ्रेंडली हमारे लिए बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड मेकिंग का काम करता है। ये जो बैक्टीरिया है या कोई और तरीके के बैक्टीरिया भी, चीज़, पिकल, ये सब बनाने के काम भी आता है। ओके, फिर एक और बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया क्या करता है, एसिटिक एसिड बनाता है, किससे, अल्कोहल से, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। यीस्ट जो है, यीस्ट क्या है, ये फंगस है। ये क्या करती है, किस काम में आती है, अल्कोहल बनाने के, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जब हमें अल्कोहल जो होता है वो बनाना होता है तो हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। यीस्ट क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है,
फर्मेंटेशन कर देगी। मैंने आपको बताया था यीस्ट का क्या मैकेनिज्म होता है, वो इस तरीके के एंजाइम्स रिलीज करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उसको क्या करती है, जिस भी जगह पे प्रेजेंट होगी वो उसको लिक्विफाई कर देगी। तो अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है बाय ग्रोइंग देम नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन। तो यीस्ट जो है फंगस वो वाइन बनाने के, अल्कोहल बनाने के काम आती है। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया था, एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक्स जो है वो भी हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है, तो उससे हम डिजीजेस से लड़ने में हमें वो मदद करती हैं। तो ये फ्रेंडली बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस के बारे में मैंने आपको बताया वो क्या क्या करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस पढ़ा, एजिटोबैक्टर पढ़ा, फंगस पढ़ा, एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं इन सब से। तो ये हमेशा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, हमेशा हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, बट दूसरी तरफ हमेशा ही यूज़फुल भी नहीं होते, हार्मफुल भी होते हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ यूज़फुल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक और तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे मिलता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि मटर, जैसे कि दालें, वो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। उसकी जो रूट्स होती है उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पहले वाले एक चैप्टर में पढ़ाया है उसके बारे में। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसके रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं बैक्टीरिया, वो एनवायरनमेंट में जितनी भी नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। देखिए, जब भी पौधे हैं वो एनवायरनमेंट में, आपने हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन पढ़ा है, आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 21%। ठीक है, ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं सांस के थ्रू, पौधे भी ले लेते हैं, पौधे ही रिलीज करते हैं बेसिकली ऑक्सीजन मोस्टली। लेकिन जो ये 78% जो नाइट्रोजन है ये पौधों को डायरेक्टली नहीं मिलती, मतलब पौधे इसको अपनी पत्तियों के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो क्या होता है, रूट नोड्यूल्स जो होती हैं इन प्लांट्स की, इसके बीच में बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो है मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं और इस फॉर्म में ले आते हैं कि प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ अपने रूट्स के थ्रू। सो दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, ये हमने बात कर लिया। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उसको नाइट्रोजन गैस जो है जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया भी हैं जिससे कि वो एक्सेस जो नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। देखिए, इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर आप उनको केमिकल मतलब बैक्टीरियली ट्रीट कर देंगे या नहीं भी करेंगे, जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या पत्ते, वो सब आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो गायब हो जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो भी डिके का जो एक्शन है, सैप्रोफिटिक फंगस और बैक्टीरिया का जो एक्शन है उसकी वजह से वो सारा डिसॉल्व होके वापस से मिट्टी में चला जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमने पढ़ लिया, अल्कोहल बनाने के काम तो आते ही हैं। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या थे, यूजेस थे, वो हमारे किस किस काम आते हैं। फिर हमने बात किया था कि हमेशा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिए यूजफुल ही नहीं होते, ये हमारे को बहुत सारी हार्म भी कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्पेशली एक टर्म दिया गया है, उनको कहा जाता है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या हुए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे कि बीमारियां फैलती हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। फाइन। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, कफ हो जाता है, ये सब किससे फैल रही हैं, ये सब वायरस से फैल रही हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब किससे फैल रही है, ये वायरस से फैल रही है। वायरस भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिजीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये किससे फैल रही हैं, प्रोटोजोआ से। टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस किससे फैल रहा है, बैक्टीरिया से। ओके, तो अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंगस से भी होती है बहुत सारी बीमारियां, म्यूकोरमाइकोसिस जो आजकल आ रहा है, कैंडिडा एल्बिगेंस वो फंगस की वजह से फैल रहा है, येलो जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी फंगस से फैल रहा है, एन होमिनिस नाम की फंगस से। ठीक है, एन होमिनिस और कैंडिडा एंड म्यूकोर, तो ये तीनों फंगस है। ओके, तो फंगस से भी बहुत सारे इन्फेक्शन फैलते हैं। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के।
तो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमंस में क्या क्या होते हैं, देखिए जो माइक्रोबियल डिजीजेज होती हैं दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर पर्सन, हेल्दी पर्सन में, उन किस मोड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं, वो डिजीजेज जो कि एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ आदमी में या तो हवा के थ्रू या तो पानी के थ्रू या फिर टच के थ्रू फैल जाती है या खाने के थ्रू, तो उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज। ओके, एग्जाम्पल क्या हो गए, कॉमन कोल्ड हो गया, कॉलरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सब क्या हो रहा है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रही हैं। कैसे कैसे, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू स्प्रेड हो रही हैं। दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए डायबिटीज़, क्या डायबिटीज़ हवा के थ्रू, पानी के थ्रू फैल सकती है, नहीं फैल सकती। हाइपरटेंशन क्या फैल सकती है पानी के थ्रू या हवा के थ्रू, नहीं फैल सकती। तो वो बीमारियाँ जो पानी, हवा, खाना, टच इनके थ्रू फैल रही हैं उनको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो दूसरी डिजीजेज होते हैं जो इनके थ्रू नहीं फैलती उनको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कैरियर क्या होता है, इनके अंदर इन बीमारियों को फैलाने के लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए, मतलब कैरियर मतलब जिसके ऊपर बीमारी ये समझ लीजिए बैठकर आएगी, तो वो कैरियर हो गया। तो कैरियर कौन है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजन फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, उसको हम कैरियर कहते हैं। जैसे कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वो कैरियर होता है, वो क्या फैला देता है, बीमारियाँ। ओके, तो कैरियर क्या होगा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है वो अगेन, जो कि बीमारी वाली जो चीज़ है उसको लेकर अपने पास जो पैथोजन को कैरी करेगा और एक हेल्दी पर्सन में फैला देगा, उसको हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है ये जो है कैरियर है, ये क्या फैला देती है, मलेरिया। जो कैरियर होता है उसे कुछ नहीं होता, जो जिसको वो इन्फेक्ट करता है उस ऑर्गेनिज्म को सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। जो एनाफिलिस मॉस्किटो है उसको थोड़ी ना मलेरिया होता है, उसको मलेरिया बिल्कुल नहीं होता उसको, लेकिन होता किसको है, जिसको वो काटती है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कौन है, वो तो कैरियर है, बस उसका काम है इधर से इधर ट्रांसपोर्ट कर देना। वो डेंगू भी फैलाती है, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है। जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है एनाफिलिस, वही मलेरिया फैला रही है और वही डेंगू भी फैला रही है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही बीमारियां नहीं फैला रहे हैं, वो किस में फैला रहे हैं, वो प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में भी बीमारी फैला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स क्या है, ये डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल दोनों में होती है। एंथ्रैक्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करता है और वो कैटल्स को भी अफेक्ट करता है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, वो एनिमल्स के अंदर एक वायरस की वजह से होती है फुट एंड माउथ डिजीज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही प्रॉब्लम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन्हीं के लिए खतरनाक है। एनिमल्स को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खतरा होता है, वो भी बीमार पड़ते हैं, उनकी भी डेथ होती है। सिमिलरली प्लांट्स को भी वो अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको भी बीमार करते हैं। तो जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, इन सब को अफेक्ट कर देते हैं वो। मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें डिजीज़ का नाम नहीं लिखा, वाइट फंगस नाम की डिजीज़ आती है, जो उसमें तरह तरह की प्लांट्स की डिजीज़ आती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैल रही होती हैं वहाँ पर। तो ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ट में दिखाया गया है कुछ कॉमन डिजीज़ के नाम बताए गए हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही हैं। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरस से होता है। कॉलरा बैक्टीरिया से, टाइफॉइड बैक्टीरिया से, हेपेटाइटिस वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो ये आप इस चार्ट को रीड कर सकते हैं, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आपको पता चल जाएगा ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैल रहा है। खांसता है पेशेंट तो एयर के थ्रू फैल रहा है, मीजल्स एयर के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो ये ऐसे फैलता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आप देख लीजिए, इतने पोर्शन को आपको देख लीजिए। ओके, फिर इस वाले चार्ट में बताया गया है कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेस के बारे में। जैसे कि कौन कौन सी प्लांट डिजीज होते हैं, सिट्रस कैंकर, ये एक बैक्टीरिया से फैल रहा है।
रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं है उसके बीच में एक लाल लाल सा लग जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो गया। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा, ये वायरस की वजह से होता है। तो जो किसान है उनको पता रहता है कि किस तरीके से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे जो है प्लांट को, हमारी फसल को अटैक कर दिया है। अब जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो हमारे खाने को जब अफेक्ट करते हैं, और मान लीजिए वही खाना आपने खा लिया जिसके अंदर वो पैथोजन है, या फिर उस पैथोजन से निकले हुए टॉक्सिन्स हैं, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे। तो उसके हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ओके, मतलब कि वो फूड जहरीला था जिसको आपने खाया, उसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है बॉडी में। मतलब फूड पॉइजनिंग क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड, उन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर दिया। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को खा रहे थे हमारे, उन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया जिसको हमने खा लिया है। These make the food poisonous and result in serious illness. When food contaminated with the pathogen or toxin is consumed, causes food poisoning. ठीक है, तो सबसे पहला फूड पॉइजनिंग का सबसे पहला साइन क्या होता है, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, मैंने आपको क्लास 7 के एक चैप्टर में बताया था, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होगा, या तो हमें वॉमिटिंग आ जाएगी या तो हमको लूज मोशंस हो जाएंगे। तो वो क्या है, हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। जो वो जहर हमारी बॉडी के अंदर फैल रहा है उस पैथोजन के वजह से, बॉडी उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, या तो आप वॉमिटस के थ्रू निकाल देंगे बाहर, आपके स्टमक में है मान लीजिए, तो वॉमिटिंग आ जाएगी, वो इंटेस्टाइन से भी आगे चला गया है तो क्या होगा, लूज मोशंस होंगे आपको। और अगर सिवियर केस हो जाता है तो डेथ तक हो सकती है। तो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग जो होती है वो फूड इन्फेक्शन भी हो सकता है, फूड इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। तो फूड इन्फेक्शन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इन्फेक्ट द बॉडी आफ्टर कंजम्पशन, उसके अंदर बैक्टीरिया थे तब। फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन कंटेन विद इन द फूड, मतलब फूड के अंदर ही टॉक्सिन्स थे बैक्टीरिया के, वो इसके केस में आपने फूड ही खा लिया था जिसके अंदर बैक्टीरिया थे, इसके अंदर उसके टॉक्सिन्स आ गए थे। तो अब बात आती है कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हम अपने खाने को बचा पाएँ, उसके अंदर पॉइजनिंग ना हो और हम अपने खाने को बचा पाएँ, और हम उस खाने को बाद में अगर खाते हैं कुछ वक्त के बाद तो हम बीमार ना पड़े और वो खाना एकदम ठीक रहे। तो उसके लिए क्या हुआ, मतलब स्टार्टिंग में यही होता था जब खाना खाना हमने शुरू किया, यू जस्ट आप इमेजिन करिए, स्टोन एज के मैन की बात करिए, जो हमारा जो पुरानी सभ्यता है, पाषाण काल की बात करिए, स्टोन एज की बात करिए। उस टाइम क्या होता था, हम लोग खाना नहीं खाते थे, हम तो सिर्फ हंटर गैदरर टाइप थे। फिर धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हुई। जब सेटलमेंट स्टार्ट हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन बनने से पहले, है ना, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तब उस टाइम पे हमने सेटल होना शुरू किया। तो फिर उस टाइम पे खाना पकाना शुरू किया। तो जब खाना पकाया गया होगा तो ये नोटिस किया होगा कि अगर सारा खाना जो पकाया गया उसको हम नहीं खा पा रहे और अगर हम उसे रख देते हैं थोड़ी देर, दूसरे दिन तक वो ख़राब हो जाता है। उस टाइम फिर धीरे धीरे मैकेनिज़म्स निकाले गए कि क्या किया जाए कि हम फूड को बचा पाएँ, वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो फिर आता है धीरे धीरे साइंस, जो कि फूड को प्रिजर्व करने के टेक्निक्स बताता है। तो अगर हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, तो फूड प्रिजर्वेशन उसमें सबसे पहले आता है। तो क्या चीज़ें प्रिजर्व कर सकती हैं, सॉल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल्स, विनेगर मतलब सिरका, आर द कॉमन केमिकल विच आर यूज्ड फॉर टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। सॉल्ट मतलब नमक, चीनी, तेल, हम सबको पता है हम क्या करते हैं, नमक चीनी मतलब कैसे करते हैं, या तो आप नमक डाल देते हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में, या फिर जैसे चीनी डालते हैं मुरब्बा बना देते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, अचार बनता है ना, सिरका बनता है, सिरके में डाल देते हैं, प्याज सिरके में डाल देते हैं, कोई और चीज़ सिरके के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा फूड जो है प्रिजर्व हो जाता है। आप देखिए अचार के अंदर तेल डाल के रखा जाता है तो कितने टाइम तक चलता है, 2 3 4 साल तक चलता है। मुरब्बा, चीनी का सॉल्यूशन उसके बीच में डाला गया। सिमिलरली नमक के बीच में अगर आप किसी चीज़ को डाल देंगे तो वो भी प्रिजर्व रहती है। तो ये प्रिजर्वेटिव्स हैं। दूसरा, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर आप उसको हीट और कोल्ड वाला ट्रीटमेंट दे देंगे किसी खाने की चीज़ को, तो वो भी एक प्रिजर्वेशन का तरीका है। उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है। फूड इंडस्ट्री जो है, मैंने आपको बताया फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए फूड प्रिजर्वेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड इंडस्ट्री काम ही इस पे कर रही है, वो फूड को बचा के प्रिजर्व करके वो फूड इंडस्ट्री पूरी काम कर रही है। क्योंकि फ्रेश फूड की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। फ्रेश जो फूड आएगा, सब्जियां, फल, ये होगा, उसकी कम एक लिमिटेड ज़िंदगी है उसकी, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो प्रिजर्व करके रखेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देते हैं।
जो कुक फूड होगा उसके अंदर जो ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो हम इन सब प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आगे आने वाले स्लाइड्स में बात करते हैं। तो केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, तो केमिकल मेथड जो होता है प्रिजर्वेशन का इन फ्रूट प्रिजर्वेशन बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज, वो उस तरीके की केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस के लिए। ओके, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, ये कॉमनली यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं। अब बात होती है, देखिए आजकल के मॉडर्न टाइम में ना बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर कि ये जो केमिकल जिनको बोला जा रहा है, वॉट एवर द केमिकल्स आर, जिनको बोला जा रहा है कि ये हमारे लिए हार्मलेस है, एक्चुअल में क्या वो हमारे लिए हार्मलेस हैं? इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं। स्टडीज़ बताते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतने सालों तक प्रिजर्व फूड खाता रहा, इसको इस तरीके का कैंसर हुआ, इसको इस तरीके का कैंसर हुआ, इसका कोई और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं था, भाई वो पर्सन टोबैको नहीं खाता था, अल्कोहल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ क्या खाता था, प्रिजर्व फूड खाता था। इस तरीके की स्टडीज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता है कि जो केमिकल यहाँ पे भी लिखे हुए हैं ये सब भी हार्मलेस हैं या नहीं पूरी तरह। तो हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि बैन कर दिए गए हैं WHO के द्वारा, और भी प्रमाणित जो एजेंसीज़ हैं हमारी उनके द्वारा वो बैन कर दी गई हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर वो बैन किए गए हैं। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री इज स्टिल यूजिंग so many chemicals which are being banned by the international agencies, but चलिए उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो जो केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं और कॉमन सॉल्ट भी यूज़ किया जाता है। कॉमन सॉल्ट ऑल्सो नोन एज, पता है आपको, सोडियम क्लोराइड, उसको भी हम यूज़ करते हैं पिकल बनाने के लिए, अचार बना देते हैं, जिससे कि क्या होता है, इतना ज़्यादा जो सॉल्ट होता है वो बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे कौन कौन से कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो शुगर से कैसे प्रिजर्व करते हैं मैंने आपको बता दिया था, जैम, जेली, स्क्वाश बनाते हैं, मुरब्बा बना देते हैं, है ना। फर्मेंटेशन फिर एक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन क्या होता था, मैंने आपको बताया था, शुगर से हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल। किसकी वजह से, फंगस की वजह से। यीस्ट एक फंगस है, इसकी वजह से हम बना रहे थे। एनारोबिक कंडीशन में ये काम करती है, हम इसमें क्या करते हैं, शुगर से अल्कोहल बन जाता है। ओके, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, पिकल बना रहे थे, मैंने आपको बताया था। विनेगर में क्या डाल रहे थे हम, विनेगर में डाल के हम प्रिजर्व करते थे। आप कोई वेजिटेबल्स को काट के भी विनेगर में डाल सकते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहेंगी, बाद में आप खा सकते हैं। बेरीज़ को डाल सकते हैं आप अपनी, है ना। तो विनेगर के बीच में क्या होता है, विनेगर के बीच में ये इस तरीके के एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम है ये कि इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस, ये लोग ग्रोथ नहीं कर सकते। ओके, तो इस चार्ट में आप देखिए, ये चार्ट बना दिया गया है, इसमें बताया गया है सॉल्ट है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, सॉल्टेड फिश, विनेगर कैसे काम करता है, आप ये देखिए, सॉल्ट कैसे काम कर रहा है, शुगर कैसे काम कर रहा है। ड्रॉज द वाटर आउट ऑफ द सेल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा भी इस मीडियम में, बहुत ज़्यादा सॉल्ट या बहुत ज़्यादा शुगर में, तो ये क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को ही रोक देगा, है ना। विनेगर क्या करेगा, इतना एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करेगा कि जिससे ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। सोडियम नाइट्रेट क्या करेगा, ये सब बेंजोइक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा। तो ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसको स्लो डाउन कर देते हैं और हमारे खाने को बचा के रखते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कोल्ड और हॉट और कोल्ड वाला मेथड, उसको हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। हॉट और कोल्ड मेथड से मैंने आपको बताया था, उससे भी हम खाना प्रिजर्व करते हैं। तो कैसे करते हैं हम, पाश्चराइजेशन जो मेथड है उसमें क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, सुपर हीटिंग की जाती है और फिर एकदम से कूलिंग की जाती है। जो भी लिक्विड है आपको अगर उसको प्रिजर्व करना है, जैसे कि दूध किया जाता है पाश्चराइज, उससे हम क्या करते हैं, एकदम से उसको हीट करते हैं और एकदम से ठंडा करते हैं। गर्मा गर्म दूध को एकदम से चिल कर देते हैं, मतलब मशीन्स में क्या किया, एकदम से उबाला दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए फॉर 15 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, एकदम से उसको फ्रीजर में डाल दिया, ठंडा कर दिया एकदम और उसे स्टोर कर दिया। तो उसे कहा जाता है पाश्चराइजेशन। तो जो पाश्चराइजेशन होता है उससे क्या हो जाता है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो होते हैं ना, पैथोजेंस, वो सब मर जाते हैं और दूध प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन पाश्चराइजेशन क्या करता है, टेस्ट जो होगा उसको बरकरार रखता है हमारे मिल्क के, तो इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड है दूध को स्पेशली प्रिजर्व करने का। ओके, तो पाश्चराइजेशन मेथड में इसमें दिखाया गया है, आप इस चार्ट में पढ़ सकते हैं। रॉ जो मिल्क होगा उसको 4-5 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, फिर उसको ठंडा कर देंगे और फिर पाश्चराइज हो जाएगा मिल्क। फाइन। फिर स्टोरेज और पैकेजिंग की बात आती है।
अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, है ना, ये सब को क्या करते हैं हम कैसे स्टोर करते हैं, वो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर देते हैं। इस तरीके से पैक कर देते हैं कि उसके अंदर जितनी भी एयर है उसको निकाल देते हैं। एयर को निकालने का पर्पज़ क्या होता है? एयर को निकालने का पर्पज़ होता है हमें ऑक्सीजन को निकालना है, बेसिकली हमारा यही पर्पज़ रहता है। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन हो सकता है, जब हम स्टोर करते हैं, एयर टाइट करते हैं, सील करते हैं, तो हम कौन सी एयर से बचना चाहते हैं? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम उस टाइम ऑक्सीजन से बचना चाहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है फूड को ओवर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ एयर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। कोई एयर नहीं छोड़ेंगे हम वहाँ पर, सबको निकाल देंगे। ठीक है। और उसको ड्राई फ्रूट्स को एकदम टाइटली पैक कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट के पैकेट लेकर आते हैं, वो एकदम टाइट होते हैं ना, तो उसके अंदर से एयर निकाल दी गई थी ताकि वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहे। अगर आप एयर के साथ करोगे पैक तो वो उतने लंबे समय तक बचेंगे नहीं। ओके। तो अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक इस तरीके का रिलेशनशिप है जिसमें कि जो दो ऑर्गेनिजम्स रिलेशन में होंगे उन दोनों को बेनिफिट होगा, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसमें इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? राइजोबियम हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो जो रूट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स, उसके अंदर रहता है। तो वो क्या हो रहा है, उसको क्या मिलता है? शेल्टर, उसको रहने के लिए जगह मिल रही है। और प्लांट को क्या मिल रहा है? उसको नाइट्रोजन मिल रही है। तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? दोनों लोग, होस्ट प्लस जो दूसरा जो उसको दिया हुआ है शेल्टर, दोनों को प्लस। कॉमनसेलिज्म में क्या हो रहा है? एक को प्लस हो रहा है, एक को न्यूट्रल रह रहा है। म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है? दोनों को प्लस प्लस होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को प्लस होता है, एक को माइनस होता है। ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप है। इन रिलेशनशिप को हम फर्दर क्लासेस में और भी ज़्यादा एक तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस की। तो एक्शन ऑफ लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होता है एक्शन, उससे भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। एक तो ये बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम। साथ में क्या होता है? नाइट्रोजन कब एक एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन और कैसे फिक्स होती है? जब थंडर आता है, मतलब जब लाइट बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है, वो जो बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में, मैंने आपको बताया 78% है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, लेकिन ये इसी फॉर्म में जो हमारी हवा के अंदर नाइट्रोजन है उसको हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? बैक्टीरियाज, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा, राइजोबियम। तो राइजोबियम फिक्स कर देगा और वो किसको? वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपना खाना बना देंगे। फिर जब वो प्लांट्स वापस मिट्टी में जाते हैं तो एक और तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन को रिलीज भी कर देते हैं। अभी हम पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड। कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, दोनों। और तीसरा क्या फैक्टर है? लाइटनिंग। तो 3 तरीके से हो रहा है नाइट्रोजन फिक्स, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी और लाइटनिंग भी करती है। दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं सॉइल में which convert nitrogen compound into nitrogen gas and releases into the atmosphere। मैंने वही बताया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, वो जो फिक्स नाइट्रोजन जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है उसको फिर से ब्रेक करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं और वो साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस केमिकल्स एज इट इज सर्कुलेटेड अमंग द एटमॉस्फेयर एंड टेरेस्ट्रियल मरीन इकोसिस्टम। तो हम उसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ये आप देखिए, इसमें आप क्या हो रहा है, देखिए ये प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, बिजली कड़क रही है 1, और इसके रूट्स में क्या है? बैक्टीरियाज हैं। वो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर दे रहे हैं। जैसे ही नाइट्रोजन को फिक्स किया, और एल्गी भी जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन को फिक्स कर दे, ये नाइट्रोजन किसने एब्जॉर्ब कर ली? पौधों ने, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रिफिकेशन। अब इन्हीं प्लांट्स को किसने खा लिया? एनिमल्स ने खा लिया। फिर ये क्या हुआ? ये एनिमल्स भी और ये प्लांट्स भी मर गए, ये हमारे अर्थ के ऊपर पड़े हुए हैं, मर चुके हैं। फिर क्या होगा? नाइट्रोजन एमोनिफिकेशन। यहाँ पे कुछ और बैक्टीरियाज काम करेंगे, वो जो इनके जो एनिमल्स और जो प्लांट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन खा चुके हैं, वो उसको फिर से ट्रीट करके इस नाइट्रोजन को डीनाइट्रीफाई करके कहाँ पहुँचा देंगे? एटमॉस्फेयर। और फिर ये एटमॉस्फेयर में से फिर से इसी तरीके से एब्जॉर्ब होएगी ये, तो ये साइकिल बन जाएगा।
आप एक बार फिर से देख लीजिए, एटमॉस्फेयर में 2-3 तरीके से नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कर रही है, और जब बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। जब नाइट्रोजन फिक्स होती है मतलब जो हमारी एयर में प्रेजेंट है उससे फिक्स होकर मिट्टी में आती है, तो जो मिट्टी में आती है तभी हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और उन्होंने अपना खाना बना दिया, प्रोटीन वगैरह बना दिया, ठीक है, दाल वाल सब बना दिया। ये सारे प्लांट्स को किसने खा लिया? एनिमल्स ने खा लिया। अब जब ये सारे एनिमल्स और ये प्लांट्स भी जब मर जाएंगे तो ये मिट्टी में पड़े रहेंगे। इस मिट्टी में अगेन बैक्टीरिया होंगे। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? इनके अंदर जो भी प्रोटीन्स थे, जो भी इनके अंदर नाइट्रोजन था, उसको फिर से ब्रेक डाउन करके कहाँ पहुँचाएंगे? डीनाइट्रीफाई करके एटमॉस्फेयर में। दिस साइकिल विल गो ऑन। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल। इस तरीके से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करता रहता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, ये लास्ट स्लाइड है। इस चार्ट में आपको दिखाया गया है कि ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स के नाम मेरे यहाँ पे चार्ट में लिखाए गए हैं। और ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, मैंने आपको बताया कि जो प्रिजर्वेटिव जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं वो हमेशा हार्मफुल, मतलब बिल्कुल हार्मलेस नहीं होते, उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये दिखाया गया है कि ये क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल है। इससे हो क्या रहा है? इनसे ये कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि टैबुलेट किए गए हैं, स्टडीज़ किए गए हैं, जिससे कि ये निकल के आया। कैंसर तक हो सकता है सोडियम नाइट्राइट से, ठीक है, हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाता है। इनसे क्या, फॉर्मेलिन से क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल एक्सपोजर कैन लीड टू अस्थमा। फॉर्मेलिन जो है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। नॉट ओनली, मतलब हमेशा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं, ये लैब्स में यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह, ठीक है। तो ये सारे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं अलग अलग तरीके के, फूड इंडस्ट्री में, अदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ये बहुत हार्मफुल साबित होते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें बताया गया था अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये क्लास 8 का चैप्टर था, तो उसी लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिटेल जो है हम अगेन फर्दर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।